हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। आज है 27 मई और 27 मई 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी उन सबको और साथ ही एडिटोरियल पेज को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेन हेडिंग लेते हैं कि बंगाल और उड़ीसा में कहर बरपाकर कमजोर पड़ा यास। देखिए, जिस तरीके से आशंका जताई जा रही थी यास के चक्रवाती तूफान के 155 से 165 किलोमीटर रफ्तार से जाने की और उसका 185 किलोमीटर अधिकतम जो स्पीड है वो माना गया था। लेकिन जैसे जैसे ये उड़ीसा तट से टकराया और उसके बाद ये स्पीड इसकी कम हो गई, कमज़ोर पड़ा और ये झारखंड की तरफ मुड़ गया। इसमें इसकी स्पीड रही 135 से 145 किलोमीटर प्रति घंटा। बालासोर और भद्रक जिले के कई गांवों में समुद्र का पानी भर गया। यहाँ यही स्थिति बंगाल के तटीय इलाकों की भी रही, जहां पर्यटन स्थल दीघा में समुद्र का पानी घुस गया। मंगलवार का जो ये विख्यात कपिल मुनि मंदिर परिसर भी जलमग्न हो गया। इसमें एनडीआरएफ की टीमें जो तैनात थी उन्होंने भी काफ़ी कुछ राहत दी है। उन्होंने इसको उतनी कह सकते हैं कि प्रलय नहीं मचाने दी जितना आशंका जताई जा रही थी। और जो बचाव के अभूतपूर्व इसमें इंतजाम किए गए थे वो पॉइंट वाइज देख लेते हैं कि एनडीआरएफ ने देश में पहली बार सबसे ज़्यादा 113 राहत टीमें उतारी थी। बंगाल व उड़ीसा में 20 लाख से अधिक लोगों को महज 2 दिन में खतरनाक स्थानों से सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया था। बंदरगाहों व ऑयल रिफाइनरी में बरती गई अतिरिक्त सावधानी और पोत चक्रवात से दूर भेजे गए, बाकी गतिविधियां बंद रहीं। नौसेना ने 3 पोत तैयार रखे, जबकि वायुसेना ने 102 लोगों व सामान को खतरे वाले स्थानों से निकाला। ऑक्सीजन प्लांट की सुरक्षा भी चौकंद की गई थी। रेलवे ने चक्रवात से पूर्व ही 24 घंटे में 969 टन लिक्विड ऑक्सीजन अन्य राज्यों तक पहुंचा दिया था। तो ये सब कुछ ऐसी तैयारियां थी जिसकी वजह से यास को कमजोर होना ही पड़ा। नेक्स्ट है, वैक्सीन की 20 करोड़ डोज देने वाला भारत दूसरा देश बन गया है। इससे पहले सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है जिसने 29 करोड़ डोज अपने नागरिकों में दिए हैं और भारत ऐसा करने वाला दूसरा देश बन गया है। हालांकि जो 20 करोड़ का आंकड़ा है उसको पार करने में अमेरिका को 124 दिन लगे और भारत को 130 दिन का समय लगा। अब आप समझ सकते हैं कि जहां अमेरिका की आबादी 33 करोड़ लगभग है और वहीं भारत की आबादी 133 करोड़ है, तो इसका अंतर होते हुए भी, यानी आबादी का इतना बड़ा अंतर होते हुए भी भारत ने अमेरिका से सिर्फ 6 दिन ज़्यादा लिए हैं इस वैक्सीनेशन में, 20 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने में। उसके बाद और देश इसमें काफ़ी पीछे हैं, वो भी दिया गया है। आप देख लीजिए कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन 168 दिनों में सिर्फ 6.1 करोड़ लोगों को ही डोज दे सका है। इसी तरह ब्राज़ील 128 दिनों में 5.9 करोड़ लोगों को, जर्मनी 149 दिनों में 4.5 करोड़ को, फ्रांस 149 दिनों में 3.3 करोड़ को, इटली 149 दिनों में 3.1 करोड़ डोज ही दे सका है। जाहिर सी बात है कि बड़ी संख्या होने के बावजूद भी इसमें भारत ने सफलता पाई है और 45 साल से अधिक उम्र के आबादी वाले जो लोग हैं उसमें लगभग हर तीसरे व्यक्ति को भारत में ये डोज दी जा चुकी है और 60 साल से अधिक वालों में ये आंकड़ा और भी ज़्यादा है। नेक्स्ट है, नई आईटी नियमों को व्हाट्सएप ने दी है चुनौती। देखिए, नई आईटी नियम में जो निजता का उल्लंघन माना जा रहा था भारत सरकार द्वारा, तो उस पर उन्होंने रोक लगा दी थी या फिर व्हाट्सएप से बोला था कि आप अपने नियमों को चेंज करिए। तो व्हाट्सएप ने कहा था कि हम नियम चेंज नहीं करेंगे, लेकिन जो नोटिफिकेशन है वो कस्टमर को जाता रहेगा। उस पर भी भारत सरकार ने आपत्ति जताई थी। उसके बाद अब व्हाट्सएप ने क्या किया है, वो दिल्ली हाई कोर्ट चला गया है इस पूरे मामले को लेकर और वो ये कह रहा है कि ये फेसबुक का जो निर्णय है उसके तहत किया जा रहा है और अमेरिका में ऐसा पहले हो चुका है। हालांकि इसमें आशंका भी ये जताई जा रही है कि जो ये डाटा होता है, अब व्हाट्सएप पहले भी कह रहा है कि ये पता करना अब और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर कोई मैसेज फॉरवर्ड किया जाता है तो अब क्या होता है कि आप किसी वेबसाइट से कॉपी पेस्ट करते हैं और उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, तो ये पता लगाना मुश्किल होता है कि ये व्हाट्सएप
मैसेज की उत्पत्ति हुई कहाँ से। तो इन सब को लेकर ही व्हाट्सएप ये नए नियम जारी कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। जीएसटी काउंसिल की बैठक में घमासान के आसार। देखिए, जीएसटी काउंसिल की जो आगामी बैठक में गैर भाजपा शासित राज्यों के विरोध के स्वर तेज होने की आशंका है और बैठक के हंगामेदार होने की आशंका है। भाजपा और विपक्षी दलों के बीच कड़वाहट के मौजूदा माहौल का असर इस बैठक में भी देखने को मिल रहा है। खासतौर पर कोरोना से जुड़े तमाम चिकित्सीय उपकरण आदि को शुल्क मुक्त करने को लेकर विपक्षी दलों की तरफ से दबाव बनाने की जो तैयारी है। बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने पिछले 15 दिनों में दूसरी बार यह मांग करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र भी लिखा है और बैठक 28 मई को होनी है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि नेपाल पर भारत की चुप्पी, चीन ने बढ़ाए कदम। देखिए, नेपाल इस समय दो समस्याओं से जूझ रहा है। एक तो राजनीतिक समस्या, उसके बाद जो वहाँ पर कोरोना की स्थिति है उससे भी वो जूझ रहा है। लगातार वहाँ पर कोरोना की स्थिति भयावह होती जा रही है, ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। तो ऐसे में जो वैक्सीनेशन है उसको लेकर नेपाल ने भारत से गुहार लगाई थी, मदद मांगी थी। लेकिन भारत की स्थिति आप अभी जानते हैं, क्योंकि फिलहाल में भारत की स्थिति खुद के देश में ही गंभीर बनी हुई है। उतने लोगों को वैक्सीनेशन नहीं दिया जा पा रहा, तो नेपाल को देने की स्थिति में नहीं है। वहीं चीन ने इसमें आगे बढ़कर 10 लाख अतिरिक्त वैक्सीन देने की घोषणा की है। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है 10 लाख वैक्सीन देने की घोषणा की है। बल्कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी भी राजनीतिक तौर पर नेपाल के राजनीतिक दलों के साथ लगातार संपर्क कायम किए हुए है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से बुधवार को जारी एक संक्षिप्त बयान में कहा कि हमने नेपाल की मौजूदा राजनीतिक गतिविधियों को संज्ञान में लिया है। हम इसे नेपाल के आंतरिक मुद्दे के तौर पर देखते हैं। हालांकि चीन ने दखलंदाजी उनकी करने की आदत है और वैक्सीनेशन यानी वैक्सीन की जो 10 लाख डोज देने की उन्होंने उपलब्धता की बात करी है, वो जल्दी उन्हें नेपाल को दे दी जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ है एंटीबॉडी कॉकटेल ड्रम लेने वाले पहले भारतीय बने मोहब्बत सिंह। मेदांता अस्पताल में भर्ती चंडीगढ़ के मूल निवासी 84 वर्षीय मोहब्बत सिंह को एंटीबॉडी कॉकटेल ड्रग यानी कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी दी गई है। वह देश के पहले मरीज हैं जिन्हें यह दवा दी गई है और यह दवा गंभीर मरीजों को, कोरोना के गंभीर मरीजों को दी जाती है। आपको पता होगा कि यही दवा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी दी गई थी। इसमें ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ता है और एंटीबॉडी डेवलप होती है, जिससे कोरोना से लड़ने में काफ़ी मदद मिलती है। और मोहब्बत सिंह जो है वो 5 दिन से मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। ये जो डोज इनको दी गई है उसकी कीमत, एक डोज की कीमत 59,750 रुपये है। लगभग 60,000 रुपये की ये एक डोज है और ये पहले व्यक्ति बन गए हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है कि एंटीबॉडी कॉकटेल ड्रम लगने वाले पहले भारतीय कौन है, तो मोहब्बत सिंह हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज और बिजनेस पेज में जो पहली न्यूज़ है कि जीएसटी काउंसिल ने बनाए 2 मंत्री समूह। जीएसटी काउंसिल ने इस सप्ताह शुक्रवार को अपनी 43वीं बैठक से पहले 2 महत्वपूर्ण मंत्री समूह का गठन किया है। इससे एक समूह ओडिशा के वित्त मंत्री निरंजन पुजारी की अध्यक्षता में गठित किया गया है। यह मंत्री समूह पान मसाला, गुटखा, ईंट निर्माण जैसे सेक्टर की कंपनियों पर उनकी उत्पादन क्षमता के आधार पर जीएसटी दर लगाने के प्रस्ताव पर विचार करेगा। यह समूह मोटे तौर पर उन सेक्टरों के लिए जीएसटी की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव के लिए विकल्प पर विचार करेगा जिनमें जीएसटी अदायगी को लेकर सबसे ज़्यादा गड़बड़ी होने की शिकायतें आती हैं। इस समूह को 6 माह में अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है। दूसरा समूह गुजरात के वित्त मंत्री नितिन पटेल की अध्यक्षता में गठित किया गया है। यह समूह देश में ऑनलाइन गेमिंग व कैसीनो की सेवाओं का मूल्यांकन करने, उसी हिसाब से उन पर टैक्स की दर निर्धारित करने और इसके लिए जरूरी कानूनी संशोधन करने के बारे में अपना सुझाव देगा। नेक्स्ट है पीएफआरडीए का पेंशन फंड आकार 6 लाख करोड़ के पार। पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने बुधवार को बताया कि पेंशन योजनाओं के तहत उसकी प्रबंधन अधीन संपत्ति 6 लाख करोड़ रुपए को पार कर गई है।
PFRDA के अनुसार 21 मई की स्थिति के अनुसार NPS और अटल पेंशन योजना के तहत कुल अंशधारकों की संख्या 4.28 करोड़ और प्रबंधन अधीन संपत्तियां 6 करोड़ 3 लाख सॉरी 6,03,667.02 करोड़ रुपए पहुंच गई है। देश में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और पेंशन योजनाओं को बढ़ावा देने तथा उनका सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए PFRDA का गठन किया गया है। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में जो पहला आर्टिकल है वो है अपनी सामर्थ्य को पहचाने सरकार। हालांकि इस आर्टिकल में कुछ खास नहीं बताया गया है। ये आर्टिकल लिखा गया है राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार प्रदीप सिंह द्वारा। उन्होंने एक तरीके से सरकार का पक्ष लेते हुए ही इसमें आर्टिकल लिखा है। इसमें इन्होंने बताया है कि किस तरीके से कुछ लोग राजनीतिक द्वेष को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करते हैं। जैसे और इस समय ये बताया जा रहा है कि जो कोरोना की दूसरी लहर आई है वो प्रधानमंत्री मोदी की वजह से ही आई है और ऐसा पहले नहीं होना चाहिए था। कई बातें इसमें लिखी गई हैं कि जिस देश की आज़ादी की लड़ाई राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लड़ी गई, उसी देश में आज राष्ट्रवाद को गाली बनाने की कोशिश हो रही है। जो ही मतलब प्रदीप सिंह बोल रहे हैं कि मैं ऐसे देश की बात कर रहा हूँ, ऐसा करने वाले बहुत जल्दी में हैं। वैसे तो दुनिया भर में जहाँ भी राष्ट्रवादी ताकतें मजबूत हो रही हैं उसे एक वर्ग खतरे के रूप में देख रहा है, पर अपने देश में मामला थोड़ा अलग है। यहाँ इस मुद्दे पर कोई वैचारिक या तार्किक बहस नहीं हो रही है, बस फैसला सुना दिया गया है। क्योंकि यहाँ विरोध का आधार सिद्धांत नहीं है बल्कि व्यक्ति है। व्यक्ति मतलब आप नरेंद्र मोदी से यहाँ तुलना की गई है कि किसी भी कारण के लिए अस्पताल में जो ऑक्सीजन की कमी है, दवाओं की कमी है, टीके उपलब्ध नहीं है, इन सब के लिए मोदी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। विदेशी मीडिया जो इस ताक में रहता है कि किस तरीके से भारत की छवि को विश्व पटल पर धूमिल किया जाए, इन सब में कुछ राजनीतिक दल अपना भविष्य देखते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर TMC, आम आदमी पार्टी। ये सभी दल सिर्फ इसमें लगे रहते हैं कि किस तरीके से भाजपा को या प्रधानमंत्री मोदी को नीचा दिखाया जाए। भाजपा के वैचारिक विरोध में खड़े होने का मादा किसी में था तो कम्युनिस्ट पार्टियों में ही। आखिर 1967 से 2009 तक कांग्रेस की ओर से वैचारिक लड़ाई का मोर्चा तो वामपंथियों ने ही संभाल रखा था। इंदिरा गांधी ने 1967 के लोकसभा चुनाव के बाद ही समर्थन के एवज में कांग्रेस का सारा बौद्धिक और वैचारिक काम कम्युनिस्टों की आउटसोर्स कर दिया था। इसलिए कम्युनिस्टों के पराभव के बाद कांग्रेस की एक टांग टूट गई, दूसरी टांग का क्षरण भी लगभग उसी समय शुरू हो गया था। यह बात अलग है कि प्रक्रिया पूरी हाल के वर्षों में हुई थी। जब गणेश परिक्रमा ही संगठन का आधार बन गया हो तो गणेश यानी गांधी परिवार और परिक्रमा करने वाले ही क्या शेष बचेंगे। भारत मतलब यहाँ पर एक लाइन ये भी लिखी गई है कि जो हाथी होता है जब वो आगे चलता है तो उसकी जो आलोचना करते हैं, भौंकते हैं, तो हाथी उस पर पीछे मुड़कर ध्यान नहीं देता, और जो आगे उसका अभिनंदन करते हैं उन पर भी वो ध्यान इसलिए नहीं देता क्योंकि वो अंदर ही अंदर उस भाव में, आदरणीय भाव में उन्हें देखकर आगे बढ़ता चला जाता है। तो ऐसा ही कुछ वो प्रधानमंत्री मोदी इस समय कर रहे हैं, यानी कि जिस तरीके से आलोचना उनकी की जा रही है वो इसे ना देखते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्रदीप सिंह ने मतलब पूरी तरीके से मोदी का फेवर किया है। नेक्स्ट आर्टिकल है अपने ही देश में शरणार्थी बनने वाले। ये आर्टिकल पश्चिम बंगाल की हिंसा पर लिखा गया है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा जारी है और एक तरफा वहाँ पर राज्य सरकार फैसले ले रही है, छूट दे रखी है हिंसा की। जो TMC के कार्यकर्ता हैं, कुछ नेता इसमें लिप्त हैं हिंसा में, उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जो भाजपा के समर्थक हैं या फिर भाजपा के पार्टी के हैं। ऐसे कई लोगों को असम में शरण लेनी पड़ी है। अब अगर हम आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर इस हिंसा में 23 लोग मारे गए हैं, 4 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ है, 29 महिलाओं को दुष्कर्म की धमकियां दी गई हैं, 2157 लोगों पर हमला किया गया है, 692 लोगों को हत्या की धमकी दी गई है, 3886
लोगों की संपत्ति नष्ट हुई है। 6,778 लोगों को अपने गांव घर से पलायन करके असम के 191 शिविरों में शरण लेनी पड़ी है। यह आंकड़ा उस ज्ञापन में दर्ज है जिसे सचेतन नागरिक मंच नामक संगठन ने राष्ट्रपति को भेजा है। यह अब विवरण सत्य है या नहीं ये तो अगर केंद्रीय टीम जाती है वहाँ जांच करती है तो पता चलेगा। हालांकि इस पर जब राज्यपाल जो धनखड़ जी हैं वो उन्होंने इसका संज्ञान लेने की कोशिश करी तो राज्य सरकार की पुलिस ने भी उन्हें रोका और इस पर जब धनखड़ ने आपत्ति जताई तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा राज्य सरकार पर। उसके बाद बीएसएफ के हेलीकॉप्टर में धनखड़ को जो स्थल है, जो घटना स्थल है, वहाँ जाना पड़ा और जब जाकर उन्होंने देखा तो वहाँ स्थिति उस जितना उन्होंने सुन रखा था उससे कहीं ज़्यादा भयावह निकली। अब धनखड़ ने इस पर आपत्ति जताते हुए केंद्र को भी लिख कर भेजा है, राष्ट्रपति को भी लिख कर भेजा है। हालांकि ममता बनर्जी ये नहीं चाहती थी कि धनखड़ वहाँ पर जाएं और इन्होंने फिर भी ममता बनर्जी ने फिर भी इस पर पूरी तरीके से इस बात को नकार दिया है कि वहाँ पर किसी प्रकार की हिंसा हुई है, जबकि वहाँ की स्थिति कुछ और बोलती है। तो अब ये जो न्यूज़ है वो जाहिर सी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आना तय था और पश्चिम बंगाल की छवि या फिर भारत की छवि का धूमिल होना भी तय था। अब तमिल कार्यकर्ताओं की जो ये गुंडागर्दी है उस पर पूरी तरीके से ममता बनर्जी का सह माना जा रहा है। उन्होंने पूरी छूट दे रखी है और किस तरीके से लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। 23 तो लोगों का जो आंकड़े सामने आए हैं उससे आंकड़े कहीं ज़्यादा, लगभग 3 दर्जन लोगों की इसमें हत्या हुई है ये बताया जा रहा है न्यूज़ चैनलों में। नेक्स्ट आर्टिकल है किसान संगठनों की साख। इस पर आश्चर्य नहीं कि अपनी साख के साथ धार भी खो चुके संयुक्त किसान मोर्चा का विरोध प्रदर्शन फीका रहा है। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान लहराए गए काले झंडे वस्तुतः किसान संगठनों का ही मुंह चिढ़ा दिखे। अपने आंदोलन के 6 माह पूरे होने पर विरोध प्रदर्शन का आयोजन एक ऐसे समय किया गया जब कृषि मंत्रालय का यह आकलन सामने आया है कि कोरोना संकट के बाद भी खानदान की रिकॉर्ड पैदावार होने जा रही है और हो रही है। निसंदेह इसमें पिछले अच्छे मानसून और किसानों की लागत की भूमिका है, लेकिन इसी के साथ खेती को सक्षम बनाने के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न उपायों का भी योगदान है। इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य और खाद्य सब्सिडी से लेकर किसान सम्मान निधि जैसे कई कदम भी शामिल हैं। एक तथ्य यह भी है कि पिछले 7 वर्षों में कृषि की दिशा सुधारने के लिए जैसे और जितने प्रयास मोदी सरकार ने किए हैं उतने इतने कम समय में पहले कभी नहीं हुए हैं। इस सरकार ने हाल में कृषि उपज की खरीद का पैसा सीधे किसानों के खाते में भेजने का जो काम शुरू किया है उससे बिचौलियों को भले मायूस होना पड़ा हो, लेकिन इसमें संदेह नहीं है कि किसान लाभान्वित हो रहे हैं। इसके बावजूद आंदोलन की राह पर निकले किसान संगठन इस झूठ को सच साबित करने में जोर लगाए हुए हैं कि यह सरकार तो किसानों की दुश्मन है। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। देखिए एक बार फिर से जो WHO की टीम है वो चीन के वुहान शहर में जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन इस बात का फिर से अध्ययन कर सकता है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति और दुनिया भर में उसका प्रसार संभवतः चीन की वुहान स्थित लैब से हुआ है। संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम ने भी आगे के अध्ययन की जरूरत पर सहमति व्यक्त की है। अमेरिका के स्वास्थ्य मंत्री जेवियर बेसेरा ने WHO से अनुरोध किया है कि वह सुनिश्चित करे कि कोरोना वायरस उत्पत्ति की अगले चरण की जांच ज़्यादा पारदर्शी हो और वैज्ञानिक आधार वाली हो। CNN के मुताबिक वायरस की उत्पत्ति की जांच कर रहे WHO वैज्ञानिकों की आगे की जांच के लिए निजी जिन क्षेत्रों की पहचान की गई है उसमें महामारी की शुरुआत के समय जानवरों में कोरोना वायरस की विस्तृत जांच के चीन के आंकड़े शामिल हैं जिनकी पहले अनदेखी की गई है। इस बात के रिकॉर्ड WHO पैनल की मार्च की रिपोर्ट में 200 पेज के संलग्न दस्तावेज में शामिल है। उस समय वैश्विक विशेषज्ञों का इस पर बहुत कम ध्यान गया था, लेकिन ये आंकड़े चीन के आलोचकों की ज़्यादा पारदर्शिता की मांग और आगे की जांच के लिए चीन लौटने की WHO टीम की इच्छा को बल प्रदान कर सकते हैं। अमेरिका ने बोला है कि दूर नहीं जा रहे अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में हिंसा की लगातार बढ़ रही वारदातों में जनता के भी शिकार होने के बाद अब अमेरिका के तेवर सख्त हुए हैं। अमेरिका रक्षा विभाग पेंटागन ने कहा है कि उसकी अफगानिस्तान के लिए प्रतिबद्धता है और वे इस देश से दूर नहीं जा रहे हैं। नाटो ने भी ऐसा ही आश्वासन दिया है। पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने संवाददाताओं से बातचीत
में परोक्ष रूप से तालिबान व अन्य आतंकी संगठनों को चेतावनी देते हुए कहा कि अफगानिस्तान में सैन्य मिशन समाप्त हो गया है, इसलिए हम अपने सैनिक हटा रहे हैं। इसका यह कतई मतलब नहीं है कि हम इस क्षेत्र से दूर जा रहे हैं। हम अभी भी मध्य पूर्व क्षेत्र में मजबूत स्थिति में उपस्थित हैं। यूएन प्रमुख पद के लिए गुतरेस के दूसरे कार्यकाल का समर्थन करेगा भारत। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख के तौर पर महासचिव एंटोनियो गुतरेस की जनवरी 2022 से 5 वर्ष के दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से उम्मीदवारी का भारत ने समर्थन किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को यहां गुतरेस से मुलाकात की और उनके साथ गर्मजोशी के साथ हुई लंबी बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की है, जिसमें कोरोना की चुनौती, वैक्सीन सप्लाई चेन की दुरुस्तता करना, जलवायु से जुड़े मुद्दे, क्षेत्रीय चुनौतियों और अगस्त में संयुक्त राष्ट्र की अध्यक्षता के दौरान भारत की प्राथमिकताएं शामिल थीं। जयशंकर ने बैठक के बाद ट्वीट किया कि इस चुनौतीपूर्ण समय में संयुक्त राष्ट्र के यूएनएसजी के नेतृत्व को भारत महत्व देता है। दूसरे कार्यकाल के लिए उनकी उम्मीदवारी का समर्थन किया। बाद में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि एस जयशंकर ने बताया कि भारत इस चुनौतीपूर्ण समय में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के नेतृत्व को महत्व देता है। दूसरे कार्यकाल के लिए उनकी उम्मीदवारी के भारत के समर्थन से भी उन्हें अवगत कराया गया है। स्पोर्ट पेज से एक न्यूज़ है कि अगर ओलंपिक रद्द हुए तो जापान को 1237 अरब का नुकसान होगा। जापान में 23 जुलाई से होने वाले टोक्यो ओलंपिक को अभी भी टालने की मुहिम जारी है। इस बीच एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अनुमान लगाया है कि अगर टोक्यो ने ओलंपिक रद्द किया तो इस देश को बहुत भारी नुकसान होगा। नोमुरा रिसर्च इंस्टीट्यूट का कहना है कि ओलंपिक और पैरालंपिक रद्द होते हैं तो जापान को करीब 17 बिलियन अमेरिकी डॉलर, करीब 1237 अरब रुपए का नुकसान हो सकता है। इस संबंध में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। रिपोर्ट में लिखा गया है, ओलंपिक रद्द होते हैं तो जापान की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचेगा। तो ये आज का यानी 27 मई 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।